बारिश का मौसम था। जुलाई का महीना। साल था 1945। मुंबई की एक बहुत बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के ऑफिस के गेट पे एक 22 साल का खूबसूरत नौजवान वहाँ बैठे हुए गार्ड के साथ अंदर घुसने के लिए बहस कर रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी और उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसा सम्मोहन कि उस बड़े दफ्तर का बड़ा साहब ठीक उसी समय जो गेट के अंदर दाखिल हो रहा था अपनी कार में, सिर्फ एक नज़र पड़ते ही अंदर जाता है और कॉल बेल बजाकर तुरंत उस लड़के को अंदर बुलाता है। समय का पहिया थोड़ा आगे बढ़ा और अब साल है 2011, नवंबर का महीना। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन्च में एक कार आकर रुकती है। ड्राइवर फौरन उतरकर पीछे वाला दरवाज़ा खोलता है और अपने मालिक से कहता है कि आप रुकिए, मैं एक व्हीलचेयर लेकर आता हूँ। अंदर पीछे 88 साल का बैठा हुआ उसका मालिक, एक सोफिस्टिकेटेड जैकेट पहने हुए, आंखों में वही अंगारे, कड़कदार आवाज़ में उससे कहता है, तुम मुझे बुढ़ा समझते हो क्या? मैं खुद चला जाऊंगा, व्हीलचेयर की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों घटनाओं के बीच में 66 साल का फासला है। वो 66 साल जिसमें लिपटी हुई है कहानी सपनों की, कहानी स्ट्रगल की, कहानी हार्ट ब्रेक की, कहानी स्टारडम की, फेम की, कहानी देवानंद की। नमस्कार, मैं हूं वसराज। आज से ठीक 100 साल पहले 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक जाने माने वकील के घर में जन्म हुआ धर्मदेव किशोरीमल आनंद का। धर्म से कोई खास लेना देना नहीं था और किशोरीमल उनके पिता का नाम था, जबकि वो खुद अपनी पहचान अलग बनाना चाहते थे, इसलिए उनके नाम में बचा सिर्फ देवानंद। देवानंद बहुत छोटी सी उम्र में 12 साल की एज में ही, जो कि अपनी माँ के बहुत करीब थे, उनके हाथ से उनकी माँ का आंचल छूट गया। उनकी माँ बेहद बीमार रहा करती थी और उतनी छोटी उम्र में ही वो सुबह 4 बजे उठ करके उनके लिए बकरी का दूध लेने जाया करते थे, ताकि किसी तरह उनकी माँ स्वस्थ हो जाए। बड़े भाई बहुत ही बड़े थे और घर पे नहीं रहते थे, और छोटा भाई गोल्डी आनंद बहुत ही छोटा था, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकता था। और पिता वकील साहब, वो अपने काम में कुछ इस कदर मशगूल रहते थे कि उनको फैमिली से कोई खास मतलब नहीं था। इसके साथ साथ वो काफ़ी स्टर्न फादर भी थे। देव साहब इतनी कम एज से अपनी माँ का ख्याल रखते थे और 12 साल की उम्र में ही सुबह उठकर 4 बजे उनके लिए बकरी का दूध लेकर आना, फिर दोपहर में उनके लिए दवाएं लेकर के आना। गुरदासपुर से बस पकड़ के वो अमृतसर जाया करते थे, पंजाब की उस चिलचिलाती धूप और गर्मी में। वहाँ हॉल बाजार में एक बार जब वो दवा लेने के बाद एक शरबत की दुकान पे गया, शरबत पीने के लिए, गर्मी से थोड़ी राहत लेने के लिए, तो शरबत की दुकान में जो दुकानदार था, उसने शरबत का ग्लास उनकी तरफ बढ़ाते हुए जब उन्हें गौर से देखा तो उसकी निगाहें टिक गई उनके चेहरे पे, और वो कहता है कि बेटा, तेरे चेहरे पे, तेरे माथे पे तो एक बहुत बड़ा सूरज उगा हुआ है, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बात आई गई हो गई, वक्त आगे बढ़ा। देव साहब कई बार अपनी माँ के करीब बैठा करते थे और उनसे कहा करते थे कि जब आप नहीं रहेंगी तब मेरा क्या होगा। उनकी माँ उनको डांट कर कहती थी, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन 2 से 3 महीने के अंतराल में उनकी मृत्यु हो गई। मरते वक्त उनके हस्बैंड यानी देव साहब के पिता उनके करीब खड़े थे और देव साहब उनके सिरहाने बैठे हुए थे। उन्होंने देव साहब का हाथ पकड़ के उनके पिता के हाथ में पकड़ाया और अपने पति से ये वचन लिया और कहा कि मेरा ये बेटा कॉलेज जाना चाहिए, ये कॉलेज जाएगा, इसे कॉलेज भेजना। और ये कहने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके बाद देव साहब उसी तकलीफ में जैसे तैसे आगे बढ़े और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। उनके पिता ने उन्हें पहले डलहौजी भेजा स्कूलिंग के लिए और उसके बाद धर्मशाला। वहाँ से पढ़ने के बाद उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई की गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, जहाँ पे उन्होंने BA ऑनर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में। अंग्रेज़ी साहित्य में गहरा लगाव होने के कारण देव साहब मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते थे अंग्रेज़ी साहित्य में ही। उन्होंने अपने पिता से ये बात कही, लेकिन उनके पिता ने उनसे कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था तुम्हें कॉलेज भेजने का और मैंने भेजा। वह वादा पूरा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें हायर एजुकेशन में ले जाने के लिए उस काबिल नहीं हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि मैं तुम्हें इसके आगे पढ़ा सकूँ या मास्टर्स करा सकूँ, तो बेहतर होगा कि तुम कोई बैंक वगैरह में कोई जॉब ढूंढ लो। देव साहब के अंदर ललक थी। उम्र थी सिर्फ 20 साल। साल था 1943, जब पंजाब छोड़ करके वो सीधे मुंबई आ गया। शुरुआत में स्ट्रगल के दिन थे। उनके भाई चेतन आनंद, जो बड़े भाई थे, वो पहले से वहाँ रहा करते थे। वो चेतन आनंद के पास शिफ्ट हो गए और एक चौल में रहने लगे। स्ट्रगल के उन दिनों में अपने लिए जुगाड़ करने के लिए जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपना एक पुराना स्टैम्प कलेक्शन बेच दिया, जिसके बदले में उन्हें मिले 30 रुपये। उन्होंने धीरे धीरे एक ऑफिस में अकाउंटेंट का भी काम किया
उसके बाद उनको अगली नौकरी मिली ब्रिटिश आर्मी के सेंसर बोर्ड में, सेंसर ऑफिस में उन्हें काम मिला। और वहाँ पे वो जो आर्मी ऑफिसर चिट्ठियाँ लिखा करते थे उन्हें पढ़ा करते थे कि कहीं कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन तो इधर से उधर नहीं की जा रही है। उसी दौरान उन्होंने एक चिट्ठी पढ़ी थी जिसमें एक मेजर अपनी वाइफ के लिए चिट्ठी लिखता है और कहता है, आई विश आई हैड विंग्स एंड आई कुड फ्लाई एंड आई कुड हैव कम टू यू एट दिस वेरी मोमेंट। और ऐसी प्यार भरी बातें जब वो चिट्ठियों में पढ़ा करते थे तो उनके अंदर का रोमांस वहीं से शेप ले रहा था। वो एक ऐसा वक्त था दुनिया में जब मिस पेरेंटिंग के चलते बहुत सारे नौजवान भटक जाते थे। कितने बड़े बड़े सीरियल किलर्स उसी ज़माने में तैयार हुए, वजह सिर्फ मिस पेरेंटिंग होती थी। लेकिन ये ताजुब की बात है कि देव साहब की माँ 12 साल की उम्र में उन्हें छोड़कर चली गई। वो अपनी माँ के बहुत करीब थे और पिता काफ़ी स्ट्रिक्ट और स्टर्न फादर थे जिनसे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड नहीं था। लेकिन फिर भी देव साहब मैनेज कर पाए और वो बने जिसके तौर पे दुनिया उन्हें जानती है, एक रोमांटिक हीरो, प्यार बांटने वाला। लेकिन देव साहब सिर्फ एक रोमांटिक हीरो नहीं थे। आज के डेट पे लोग उन्हें सिर्फ वैसे ही जानते हैं। उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी उनकी पूरी कहानी, उनका पूरा स्ट्रगल और उनका पूरा व्यक्तित्व। वहाँ मुंबई में चौल में रहते वक्त चेतन आनंद के साथ, चेतन आनंद के मित्र थे राजा राव, जो कि एक दूसरे एक फिल्म पर्सनैलिटी थे। तो देव साहब की भी दोस्ती हो गई राजा राव से। राजा राव जानते थे मोतीलाल को। मोतीलाल उस जमाने के एक फेमस एक्टर थे, मेथड एक्टर थे। आज के ज़माने में जो रियलिस्टिक एक्टिंग जो शुरू हुई है हिंदुस्तान में, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी शुरुआत राजा राव ने की थी। आज जैसे रियलिस्टिक एक्टर्स आप देखते हैं थिएटर के, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इस कल्चर को उस जमाने में मोतीलाल जी ने शुरू किया था। देव साहब कॉलेज के दिनों में काफ़ी शर्मीले हुआ करते थे, लेकिन लड़कियों का काफ़ी इंटरेस्ट है इनके अंदर क्योंकि ये काफ़ी गुड लुकिंग थे। कई बार ये आईने में जब खुद को देखते थे तो ये सोचते थे कि अगर अशोक कुमार स्टार बन सकते हैं, मोतीलाल स्टार बन सकते हैं, पृथ्वीराज कपूर स्टार बन सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं। तो आगे चल के जब राजा राव के थ्रू मोतीलाल से पहली बार मुलाकात हुई और ये मोतीलाल के बहुत बड़े फ़ैन थे, तो मोतीलाल ने इनसे पूछा कि क्यों आए हो मुंबई, क्या करना चाहते हो। तो इन्होंने कहा कि मैं आपके जैसा एक्टर बनना चाहता हूँ। मोतीलाल जी ने कहा कि मेरे जैसा क्यों, मुझसे बेहतर बनो, ये जोश खरोश बरकरार रखो और कुछ अच्छा करो लाइफ में। स्ट्रगल के उन दिनों में देव साहब अक्सर एक पर्शियन डेयरी हुआ करती थी मुंबई में, तो वहाँ जाया करते थे शाम को कॉफ़ी पीने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स, स्ट्रगलर्स, इंटेलेक्चुअल्स आया करते थे, आपस में डिस्कशंस करते थे, नोट्स एक्सचेंज किया करते थे। तो वहाँ पे आते जाते देव साहब को कई सारे जाने माने हस्तियाँ नजर आईं। एक बार वहीं पे उन्हें राज कपूर भी नजर आए थे, लेकिन राज कपूर के पास इंडियन सिनेमा में आने के लिए बेहतर ऑप्शंस थे, बेटर ऑड्स थे, क्योंकि उनके फादर एक जाने माने स्टार थे। हालांकि उसी दौरान एक बार उसी पर्शियन डेयरी से लौटते वक्त उनके जान पहचान के एक पुराना लड़का जो उनके साथ कॉलेज में हुआ करता था, उसने इन्हें आवाज़ लगाई और कहा कि मैं तुम्हें काफ़ी दिन से ढूंढ रहा हूँ देव, प्रभात स्टूडियो में तुम्हारी ज़रूरत है। एक डायरेक्टर हैं, एक बड़े साहब हैं और प्रभात स्टूडियो के वो प्रोड्यूसर हैं और वो एक नए चेहरे की तलाश में हैं, एक नए एक्टर की तलाश में हैं, तुम बेहतर रहोगे। बस इतना सुनना था कि देव साहब ने अपना ओवरकोट उठाया, जेब में वही 30 रुपये थे स्टैम्प कलेक्शन से मिले हुए, और वो सीधे पहुंच गए वहाँ बाबू राव पाई के ऑफिस में। प्रभात स्टूडियो के वो प्रोड्यूसर थे और वहीं पे वो घटना हुई जो वो गार्ड से मिले और अंदर बाबू राव पाई ने उन्हें बुलाया। बाबू राव पाई से जब मुलाकात हुई तो देव साहब ने बोला कि मैंने सुना है आपने अखबार में इश्तेहार निकाला था कि आपको एक यंग एक्टर की ज़रूरत है। मैं 22 साल का नौजवान हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मुझसे बेटर एक्टर आपको कभी मिलेगा। ये बात सुनकर बाबू राव भाई हंसने लग गए और कहे कि मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, तुम परसों आ जाओ। डेक्कन क्वीन एक ट्रेन हुआ करती थी जो मुंबई टू पुणे जाया करती थी। उस डेक्कन क्वीन के फर्स्ट क्लास में इनका रिजर्वेशन कराया गया, टिकट दिलाया गया और तीसरे दिन ये पुणे पहुंच गए। वहाँ पे फिल्म के डायरेक्टर थे पी.एल. संतोषी, जो कि आज के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के पिता थे। पी.एल. संतोषी से इनकी मुलाकात हुई और कहीं एक टाइम पे स्ट्रगल के दौरान देव साहब ने थिएटर भी करने की कोशिश की थी। तो बलराज साहनी का एक प्ले था जुबैदा, जिसमें देव साहब ने एक रोल हासिल किया था और उसके लिए इनको एक डायलॉग मिला था जुबैदा का, एक लंबा मोनोलॉग था और वो डायलॉग याद करने में देव साहब को खासी मुश्किल हो रही थी। तो उस समय बलराज साहनी ने ये कह कर हटा दिया था कि पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं एक्टर बनने, एक डायलॉग तो इनसे याद होता नहीं।
और उस प्ले से निकाल दिया था। फिर जब ये डेक्कन क्वीन से पुणे पहुंचे पीएल संतोषी से मिलने के लिए, तो पीएल संतोषी ने इनसे कहा कि कुछ सुनाओ, और संयोग से इनको अचानक से जुबैदा का वो पूरा मोनोलॉग याद आया और इन्होंने वो पूरा मोनोलॉग सुना डाला। पीएल संतोषी को अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत इनको साइन कर लिया इनकी पहली फिल्म हम एक हैं में, जो कि आई थी 1946 में। ये था देव साहब का पहला प्रोजेक्ट। हम एक हैं बनी थी हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर, जो कि उस ज़माने में बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आज़ादी से 1 साल पहले की बात है। देश में कम्युनल डिस्टर्बेंसेस बहुत चल रहे थे, उसमें किसी ऐसी मूवी का आना वो एक बहुत बड़ी बात थी। देव साहब ने हम एक हैं से अपना काम शुरू किया और महज बॉलीवुड में डेब्यू करने के 3 साल के अंदर उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोली। साल था 1949 और फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का नाम था नवकेतन। देव साहब ने नवकेतन की स्थापना की, जिसके अंडर में उनको बहुत सारी फिल्में करने का मौका मिला। लगभग 100 से ज़्यादा मूवीज़ उन्होंने की, लगभग शायद 114 मूवीज़ उन्होंने की हैं और 19 फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं। मैं आज तक उनकी 45 मूवीज़ देख चुका हूँ। जॉनी मेरा नाम मेरी पर्सनल फेवरेट है। देव साहब वहीं प्रभात स्टूडियो से निकलते वक्त एक बार एक और दूसरे काबिल नौजवान से टकराए, गुड लुकिंग, अच्छा टेम्परामेंट, उन्हीं की एज का, और वो नौजवान था गुरुदत्त। एक लॉन्ड्री वाले की गलती की वजह से उन दोनों की शर्ट्स एक्सचेंज हो गई और वो शर्ट उन लोगों के इनिशियल कॉन्वर्सेशन का कारण बना। पहली मुलाकात, पहली बातचीत, पहली मुलाकात दोस्ती में बदल गई। गहरी दोस्ती होने के बाद दोनों ने आपस में ये वादा किया कि अगर गुरुदत्त कोई फिल्म डायरेक्ट करेंगे तो उसमें देव साहब को लीड रोल में रखेंगे। अगर देव साहब किसी मूवी में काम करते हैं तो वो गुरुदत्त को अपना डायरेक्टर चुनेंगे। इस चीज़ के तहत उन्होंने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया और बाजी वो पहली सुपरहिट फिल्म थी जिसको गुरुदत्त ने डायरेक्ट किया और देव साहब ने उसमें लीड रोल प्ले किया और उस मूवी से उनको बहुत अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद धीरे धीरे उनकी बहुत सारी मूवीज़, टैक्सी ड्राइवर और CID 1956 में, विद्या मूवी से एक टर्निंग पॉइंट आया देव साहब की लाइफ में। उनकी मुलाकात हो चुकी थी सुरैया से। सुरैया 20 साल की खूबसूरत नौजवान, एक्ट्रेस भी और सिंगर भी, और बहुत बड़ी सुपरस्टार थी वो, और उनके मुकाबले देव साहब एक न्यूकमर थे। उनके साथ धीरे धीरे दोनों ने काम करना शुरू किया और सुरैया के लिए उनके अंदर लाइकिंग पैदा हुई, इश्क पैदा हुआ, और फिर धीरे धीरे दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो एक मोहब्बत में बदल गई। सुरैया के साथ देव साहब का रोमांस लगभग 12 साल तक चला। इस दौरान एक चीज़ केवल उनके बीच में आड़े आ रही थी और वो थी दोनों की कम्युनिटी। सुरैया एक मुस्लिम थी और देव साहब हिंदू थे, और सुरैया की ग्रैंड मदर, मेटरनल ग्रैंड मदर, ये नहीं चाहती थी कि दोनों की शादी हो। देव साहब ने इसी दौरान एक डायमंड रिंग भेजी थी सुरैया के पास। ये कहा जाता है कि उनकी ग्रैंड मदर ने वो रिंग उठा करके समुद्र में फेंक दी थी। उसके बाद जब देव साहब को ये पता चला तो काफ़ी गहरा हार्ट ब्रेक हुआ उनका, बहुत तकलीफ़ हुई, गहरे डिप्रेशन में गए, लेकिन जैसे तैसे फिर उसमें से निकल आए। साल 1954 में जब वो टैक्सी ड्राइवर कर रहे थे तो उनके साथ शिमला की एक नई एक्ट्रेस, एक खूबसूरत नौजवान एक्ट्रेस जिसका नाम था मोना सिंघा, और चेतन आनंद उनके बड़े भाई ने उसे नाम दिया कल्पना कार्तिक। उस मूवी में टैक्सी ड्राइवर में दोनों के बीच में लाइकिंग तो थी, और देव साहब ने एक टी ब्रेक के दौरान छुप करके कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस रजिस्ट्रार आया हुआ था, रिंग आई हुई थी, माला आया हुआ था, और दोनों ने वहीं पे रिंग पहन के एक दूसरे से शादी कर ली। फिर आगे उनका जीवन चलने लगा। उसके बाद कल्पना कार्तिक ने कुछ मूवीज़ में उनके साथ काम किया, लेकिन आगे चल के उन्होंने मूवीज़ से रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन देव साहब और नवकेतन का सफ़र साथ में चलता रहा। उन्होंने HD बर्मन को एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर पसंद किया और किशोर कुमार उनकी आवाज़ बने। एज ए सिंगर किशोर कुमार ने उनके लिए सबसे ज़्यादा गाने गाए। मूवीज़ को उनके गुरुदत्त हमेशा डायरेक्ट किया करते थे, और आगे चल के नवकेतन इंडस्ट्रीज़ ने बहुत सारी अच्छी मूवीज़, विद्या, असली नकली, टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11, फंटूश, हम दोनों, गाइड, ज्वेलरी, ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ नवकेतन के अंडर में बनी। और देव साहब एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने शायद एक्टिंग के सभी जॉनरा के लिए काम किया। उन्होंने ट्रेजेडी भी प्ले की, उन्होंने कॉमेडी भी की, और रोमांस तो बेतहाशा किया, लेकिन जो भी रोल किया उसे बहुत संजीदगी से लिया और बहुत खूबसूरती से स्क्रीन पे निभाया। और उनकी हर मूवी किसी न किसी टॉपिक पे बनी होती थी, किसी न किसी एक सोसाइटी के एक बड़े मुद्दे पे बनी होती थी, किसी सब्जेक्ट पे बनी होती थी। हम दोनों 1961 में आई हुई मूवी वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर बनी हुई थी। आर्मी पे
बेस्ड थी और आर्मी पे काफ़ी खासा इंटरेस्ट था देव साहब का। वो खुद आर्मी में जाना चाहते थे, नेवी ज्वाइन करना चाहते थे, वो तो नहीं कर पाए, लेकिन मूवीज़ के थ्रू उन्होंने एक फ़ौजी का रोल प्ले किया 2-3 मूवीज़ में। उसके बाद साल 1965 में उनके करियर की सबसे बड़ी मूवी आई जिसका नाम था गाइड। आर.के. नारायण की लिखी हुई नॉवल द गाइड पे बनी हुई ये मूवी सबसे पहले इंग्लिश में शूट हुई और वो एक हॉलीवुड मूवी कंसिडर की गई। और उसमें जो स्क्रीन प्ले लिखा था वो लिखा था उस समय की एक नोबेल लॉरिएट थी जिन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल मिला था, नाम था पर्ल बक। देव साहब के साथ उनकी अच्छी बनी, काफ़ी गहरा लगाव और काफ़ी खूबसूरत मूवी बनकर तैयार हुई वहीदा रहमान के साथ। गाइड ने देव साहब को जो पॉपुलैरिटी दी उसका कोई मुकाबला नहीं था। इंग्लिश में जब मूवी रिलीज़ हुई तो उसको कोई खास अच्छा रिएक्शन नहीं मिला क्योंकि उसमें एडल्ट्री दिखाई गई थी। ये दिखाया गया कि कैसे एक मैरिड लेडी को एक दूसरा यंग नौजवान वो सेड्यूस करता है और अपने प्यार में शामिल कर लेता है, फंसा लेता है और आगे जाकर के फिर साधु बन जाता है और जनता के लिए व्रत रखता है। ऐसी एक कहानी वो बाहर तो नहीं चली और इंडिया में उसे सही ढंग से नहीं लिया गया लैंग्वेज बैरियर की वजह से, लेकिन फिर देव साहब ने उसी गाइड को हिंदी में बनाया और उनकी वहीदा रहमान के साथ जोड़ी बहुत कमाल की हुई। देव साहब तब तक में बड़े स्टार बन चुके थे और उनको अपने साथ की को एक्ट्रेसेस को कंफर्टेबल फील कराना आता था। वहीदा रहमान अक्सर उनसे साथ में बैठने में बात करने में कतराती थी और उन्हें देव साहब या मिस्टर आनंद कहा करती थी, लेकिन देव साहब ने उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए ट्रिक अपनाई कि जब तक वो उन्हें सिर्फ देव ना कहें तब तक वो उनकी बातों पर रिस्पॉन्ड ही नहीं किया करते थे। कुछ ऐसा ही तरीका था देव साहब का। 1970 में उनकी मूवी आई जॉनी मेरा नाम, जिसमें कि हेमा जी उनके साथ थी और हेमा जी उनसे तकरीबन 25 साल कम थी एज में, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ इस ढंग से उनको अपने साथ कंफर्टेबल किया। हेमा जी एक न्यू कमर थी, न्यू लॉन्च थी, लेकिन देव साहब के साथ उन्होंने जब काम किया तो उनको बहुत बेहतर लगा और बड़ी आसानी में उनसे उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया। और ऐसा लगता है कि इस मूवी का जो रोमांस है, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एज का डिफरेंस बिल्कुल नज़र नहीं आता है और इसलिए ये मूवी मेरी पर्सनल फेवरेट है। 1970 में ही एक दूसरी मूवी आई जिसका नाम था प्रेम पुजारी, जिसमें पहली बार देव साहब ने बतौर डायरेक्टर काम किया और अपने फिल्म डायरेक्शन का करियर वहाँ से शुरू किया। द गाइड मूवी को 1967 में 30th एकेडमी अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। इसी के साथ देव साहब को बहुत सारी मूवीज़ में काम चलता रहा। हरे रामा हरे कृष्णा, जिसमें उन्होंने हिप्पी कल्चर को दिखाया और जीनत अमान को लॉन्च किया। हीरा पन्ना, ज्वेल थीफ, ऐसी बहुत सारी कमाल की मूवीज़ आई। स्वामी दादा में 1980 में देव साहब ने जैकी श्रॉफ को लॉन्च किया और उसके अलावा धर्म जी को उन्होंने लॉन्च किया, धर्मेंद्र साहब को। और जीनत अमान, जैकी श्रॉफ, टीना मुनीम, तब्बू जैसे बहुत सारे यंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को उन्होंने अपने अंडर में लॉन्च किया था। उसके बाद स्वामी दादा, जिसमें देव साहब ने न केवल परफॉर्म किया था बल्कि डायरेक्टर भी थे, उसके राइटर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। उसमें जैकी श्रॉफ को उन्होंने लॉन्च किया और जैकी श्रॉफ की पहले दोस्ती उनके बेटे सुनील आनंद से हुई थी एक एक्टिंग क्लासेस में, और उसके बाद वो देव साहब से मिले और देव साहब ने शुरू में ही उनको तुरंत एक ब्रेक दे दिया। इससे पहले काफ़ी पहले 1961 में धर्मेंद्र जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और उनको कहीं काम नहीं मिला था, काफ़ी मुफलिसी का दौर चालू हो गया था, इवन वो स्टारवेशन के वर्ज पे आ गए थे। इसी दौरान एक मूवी के ऑडिशन में वो जाकर लाइन में बाहर खड़े हुए थे और उस मूवी के लिए कॉल किया गया था देव साहब को लीड रोल के लिए, और देव साहब भी वहाँ पे पहुँचे और जब वो निकल रहे थे लाइन के बगल से तो उनकी नज़र पड़ी धर्मेंद्र जी पे। उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रखा और पूछा कहाँ के हो। उन्होंने बताया पंजाब। देव साहब का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने उनको साथ में ले जाकर के लंच कराया और अपनी बॉटल से पानी पिलाया। उनसे कहा तुम घबराओ मत, ये रोल तुम्हें ही मिलेगा और आगे तुम्हारा बहुत अच्छा वक्त चालू होने वाला है। देव साहब अंदर गए, मूवी का प्लॉट उन्हें सुनाया गया, स्क्रिप्ट उन्हें बताई गई, लेकिन उन्होंने कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया और बोला कि मूवी का सब्जेक्ट मेरे लायक नहीं है और मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन मेरी जान पहचान का एक बहुत अच्छा खूबसूरत नौजवान है और वो बहुत अच्छा एक्टर है, बेहतरीन एक्टर है और वो इस रोल के लिए बिल्कुल फिट होगा। ये कहकर उन्होंने धर्म जी को अंदर बुलवाया और काम दिलवाया। तो इस तरीके से देव साहब ने बहुत सारे लोगों पर बहुत सारे उपकार किए फिल्म इंडस्ट्री में। एक मूवी नॉर्थ ईस्ट में उनकी शूट हो रही थी जिसमें जो ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ पे होती है, तो ट्राइबल लोग अचानक से मूवी के शूट होने के खिलाफ हो गए और फिल्म का सेट उखाड़ के तोड़ फोड़ के फेंक दिया। देव साहब उस समय गेस्ट हाउस से आए नहीं थे और बाकी एक्टर्स, को एक्टर्स, हीरोइन, डायरेक्टर
असिस्टेंट डायरेक्टर, सब लोग वहाँ पे थे। और अचानक से देव साहब जब अपने गेस्ट हाउस से वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सब लोग मायूस बैठे हुए हैं, सेट लगा नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, सेट नहीं लगाया क्या? तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि सर सेट तो लगाया था, लेकिन यहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो विरोध में है और उन्होंने सब उखाड़ के फेंक दिया है। देव साहब ने बोला कि मुझे 10 मिनट का वक्त दो, और उनका जो लीडर है वो अगर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी कोई भी भाषा जानता है तो मैं उससे बात करना चाहूँगा। देव साहब इन सभी लैंग्वेजेस में बहुत प्रोफिशिएंट थे, खासकर इंग्लिश में बहुत अच्छे थे। तो देव साहब गए और वहाँ का जो ट्राइबल हेड था उससे बात की, और 10 मिनट के अंदर ही अकेले जाकर के उसे कुछ समझाया। और थोड़ी देर बाद ट्राइबल्स की पूरी भीड़ चली आ रही थी उनके साथ, सब ने मिलकर के सेट लगवाया, सपोर्ट किया, मूवी शूट हुई। देव साहब ने उस ज़माने में एक ट्रेंड चेंज कर दिया था। पहली बार जिस ज़माने में 1940s और 50s में जब हीरो और हीरोइन गानों के दौरान भी एक दूसरे से बहुत दूर रहकर परफॉर्म करते थे, एक दूसरे के करीब नहीं आया करते थे, उस समय पहली बार देव साहब एक ऐसे हीरो थे जो लड़की के बेहद करीब आ जाया करते थे, उसके कान में जाकर कुछ कहते थे, उसके गाल के काफ़ी करीब आ जाया करते थे, और इस वजह से उनको एक रोमांटिक एक्टर की इमेज मिली। धीरे धीरे देव साहब की उम्र बढ़ती रही, फिर भी उन्होंने कभी फादर का रोल नहीं प्ले किया, जबकि उनके साथ के एक्टर्स दिलीप कुमार इत्यादि वो फादर का रोल करने लग गए थे। लेकिन देव साहब हमेशा मेल लीड में रहे, हीरो रहे, रोमांस करते रहे, इसलिए उनको एवरग्रीन कहा गया। उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, रोमांसिंग विद लाइफ, काफ़ी अच्छी बुक है, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जर्नी शुरू से लेकर आखिरी तक की बताई है। नौकेतन इंडस्ट्री चलती रही, लेकिन उनका बेटा कोई खास अच्छा नहीं कर पाया, सुनील आनंद, जिसे उन्होंने ब्रेक देने की कोशिश की। 1-2 मूवीज़ के एक्सपीरियंस में वो फिल्म जगत से बाहर हो गया। उनकी एक बेटी भी है, देवीना नाम की। उसने अपने मन से एक लव मैरिज की थी और एक बच्चा होने के बाद डाइवोर्स हो गया, तो वो भी घर आकर बैठ गई। देव साहब को बहुत बड़ी तकलीफ हुई इस चीज़ से। तो उनके साथ ऐसी चीज़ें होती रहीं, कई सारे फाइनेंशियल लॉसेस हुए, कई सारी सब्जेक्ट बेस्ड मूवीज़ जो ऑडियंस को पसंद नहीं आई, समझ नहीं आई, वो नहीं चली, और उनका कई 100 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी वो एक राइटर, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर, एक बेहतरीन एक्टर और एक कमाल के इंसान के तौर पे इंडियन सिनेमा में उभर कर के आए। देव साहब ने जो कुछ भी इंडियन सिनेमा को एक योगदान दिया है, उसकी टक्कर ना कभी थी, ना कभी है और ना कभी हो पाएगी। वो वर्ल्ड क्लास एक्टर थे। देवानंद, किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन, ये 3 स्टार्स मेरी समझ में अपने ज़माने से 50 साल आगे थे। इस तरीके से इनका पूरा सफ़र चला, और मैं इनका पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैंने 45 मूवीज़ देखी हैं और मैं पूरी मूवीज़ इनकी देखूँगा। और बहुत बड़ी तमन्ना थी देव साहब से मिलने की, लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था तभी 2011 में 3 दिसंबर को लंदन में उनकी मौत हो गई, और मेरा सपना अधूरा रह गया उनसे मिलने का। जिस समय उनकी डेथ हुई उस समय भी वो अपनी आखिरी मूवी चार्जशीट को लिख रहे थे, उस पर काम कर रहे थे, उसका सीक्वल बनाने के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे थे। देव साहब जैसा कोई आदमी मिल नहीं सकता जो 88 साल की एज में इतने सारे लॉसेस के बाद भी, लाइफ में इतने झटके, इतनी तकलीफ़ें झेलने के बाद भी वो काम करता रहे हिम्मत और हौसले के साथ। चेहरे पे वही मुस्कुराहट हो, आंखों में वही चमक हो, वो देखने को नहीं मिलता। बचपन से उन्होंने माँ को खोया, पिता का विचित्र व्यवहार झेला, जितनी एजुकेशन चाहते थे वो नहीं मिली, फिल्मों के लिए 2 साल तक स्ट्रगल किया, काफ़ी कुछ झेलते हुए आगे बढ़े। सुरैया के साथ ब्रेकअप हुआ, जीनत अमान के साथ मोहब्बत हुई और ब्रेकअप हुआ, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई, फाइनेंशियल लॉसेस हुए। चेतन आनंद, उनके बड़े भाई से उनके बैर हुआ, और गोल्डी आनंद से भी उनकी नहीं बनी करके आगे चल करके चेतन आनंद की भी मौत हुई उनके सामने, और उनके छोटे भाई गोल्डी आनंद की भी मौत उनके सामने ही हुई। लेकिन इन सारी तकलीफ़ों को झेलते हुए भी देव साहब का लाइफ में सिर्फ एक फंडा था कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये एक फ़िलॉसफी थी, उनकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा था। देव साहब के बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। आज उनकी पैदाइश को 100 साल पूरे हो गए हैं, और हम सब उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। मैं वत्सराज उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उनसे मिलने की जो मेरी ख्वाहिश थी उसको लेके मुझे दुख था शुरुआत में कि मैं उनसे कभी मिल नहीं पाया। लेकिन जब कभी उनकी मूवीज़ देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि जिसे भी कभी देवानंद से मिलना हो वो उनकी मूवीज़ देखे, क्योंकि उन्होंने अपने रियल बिहेवियर, अपने रियल व्यक्तित्व और अपनी मूवी की परफॉर्मेंसेस के बीच में कोई पर्दा नहीं रखा।
प्योर ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी थे। कई बार लोग उनकी मिमिक्री करने की कोशिश करते हैं और एक अजीब ढंग से लहरा लहरा कर बात करते हैं, लेकिन आपको बताऊं कि इसकी वजह क्या थी। वो उनका नेचुरल स्टाइल था, जैसे वो बोला करते थे, क्योंकि वो इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलते थे। उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने सुने, तो इंग्लिश में भी वो इसी स्टाइल में बोलते थे, हिंदी में भी उसी स्टाइल में बोलते थे। जो कमाल की चीज़ थी वो था उनका स्टाइल। देव साहब वॉज द ग्रेटेस्ट स्टाइल आइकॉन ऑफ इंडियन सिनेमा ऑफ ऑल टाइम्स। उनका चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, उनका स्कार्फ, उनकी हैट, उनकी बैरेट, सब कुछ बहुत जुदा, बहुत ही अलग, बहुत ही कमाल का, बहुत ही खूबसूरत। और उनके बोलने के स्टाइल में एक फ़्लो था, जो एक कमाल का फ़्लो, जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हुए लगातार अपनी बात पूरी रखते हैं। और जो सब सेंटेंसेस के बीच में जो जंक्शन होते हैं, जो पॉजेस होते हैं, वहाँ पे वो पॉज ना लेकर के उस जंक्शन वाले वर्ड को एक अलग अंदाज में कह दिया करते थे, जिससे क्लियर हो जाता था कि यहाँ पे एक पॉज है। तो इस चीज़ ने देव साहब को बहुत ज़्यादा फेमस बनाया। एक वक्त वो भी था जब उनकी दीवानगी लड़कियों में ऐसी बढ़ी कि जब वो काले कपड़े पहन करके तीन देवियाँ मूवी में आए, तो उनकी खूबसूरती का सुरूर ऐसा लड़कियों के दिमाग पे चढ़ा कि लड़कियाँ अपने होश खो बैठती थीं और छतों से कूद जाया करती थीं। बहुत सारी लड़कियों के सुसाइड के केसेस आए, जिसके चलते बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके काले कपड़ों पे बैन लगाया, और उसके बाद वो हमेशा ब्राउन कपड़ों में अक्सर या ब्लू शर्ट में दिखा करते थे। देव साहब की इतनी दीवानगी थी कि जब मूवी हरे कृष्णा हरे रामा में उन्होंने एक रोल की तलाश थी उन्हें एक लड़की की जो कि उनकी बहन का रोल करे, तो सारी को एक्ट्रेसेस, सारी लड़कियां उस जमाने की सारी एक्ट्रेसेस जो हीरोइनें थी वो पीछे हट गई, क्योंकि मूवी में भी कोई उनकी बहन बन करके नहीं आना चाहती थी। बहन का रोल कोई नहीं प्ले करना चाहती थी। उस समय मिस एशिया बनी थी जीनत अमान, और देव साहब की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने उस मूवी में उन्हें कास्ट किया। काठमांडू जाने पे वो हिप्पी कल्चर के कुछ लोगों को उन्होंने देखा, और एक ख़ास लड़की जो इंडियन थी उस पर उनकी नज़र पड़ी, जिसके ऊपर उन्होंने ये मूवी बनाई। फिर साल 1975 में जब देश के ऊपर इंटरनल इमरजेंसी लगी, तो वो इमरजेंसी के इतना खिलाफ हो गए कि भले उनकी एक अच्छी खासी दोस्ती थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से, लेकिन उन्होंने उस इमरजेंसी के विरोध में अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी खोली। नाम था नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। काफ़ी प्रचार भी किया। कांग्रेस की तरफ से, इंदिरा जी की तरफ से उनको कॉल आया कि अगर आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हम आपको टिकट दे रहे हैं, आप आइए और चुनाव लड़िए। लेकिन देव साहब ने कहा नहीं, मैं अगर आपकी तरफ से चुनाव लड़ना होता तो मैं अपनी पार्टी ना खोलता। देव साहब के व्यक्तित्व और चरित्र का प्रभाव बहुत सारे लोगों पर पड़ा, और सैम मानेकशॉ उनके बहुत बड़े फ़ैन थे। खुद इंदिरा गांधी जी से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। फिल्म इंडस्ट्री में उनके बहुत सारे फैंस रहे और पूरी दुनिया में। और आज उनके 100 साल पूरे होने के बाद उनका हर एक फ़ैन उनको याद करता है, उनके फिल्में देखता है। एक फिल्म फेयर भी लगा हुआ है जिसमें उनकी मूवीज़ दिखाई जा रही हैं, और हम आप बहुत कुछ सीख सकते हैं उनके नेचर से, उनके व्यक्तित्व से, उनकी पूरी कहानी से। इंसान हार करके भी किस तरीके से अपने आप को जीत के लिए तैयार करता है, बार बार गिरने के बाद भी किस तरीके से खड़ा होता है, और उनके जैसा महान व्यक्तित्व बन करके तैयार होता है। ये आप केवल उनकी कहानी से सीख सकते हैं। देव साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, एक यूनिवर्सिटी थे, एक नॉलेज का पिटारा थे, एक खूबसूरत इंसान, एक कामयाब करियर के साथ। श्रद्धांजलि देते हैं हम उन्हें, और बहुत सारा प्रेम। मैं हूँ वत्सराज, लेकर आता रहूँगा बहुत सारे और इंटरेस्टिंग कहानियाँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।